हेलो गाइस, लर्निंग भाई आगे के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज में इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे। हमने अभी चैप्टर 12 का फर्स्ट पार्ट देखा था, एयर पॉल्यूशन, जिसमें हमने शुरू किया था और उसकी कई डेफिनेशन देखी थी। अब उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, वो है नैनो पार्टिकल्स के ऊपर। तो नैनो पार्टिकल्स किन पार्टिकल्स को कहते हैं हम? जो 10⁹ के ऑर्डर में रहते हैं ना, -9 के, मतलब बहुत ही छोटे रहते हैं। साइज रेंज देख लीजिए क्या है, 1/10⁹ तो कितना हो जाता है, 10⁻⁹ है ना। तो बहुत ही छोटे हैं, 1/100 करोड़ कह लीजिए अपने आप में। तो इतने छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। तो ये नैनो पार्टिकल्स बेसिकली निकलते कहाँ हैं? नेचुरली। तो नेचुरली ये फॉरेस्ट फायर से जनरेट होते हैं, वॉल्केनिक एरप्शन से जनरेट होते हैं, वेदरिंग प्रोसेस जो होती है हमारी उससे जनरेट होते हैं। फिर डस्ट स्टॉर्म्स हो गए, और भी ऐसी नेचुरल प्रोसेस है जिनसे ये मेजरली निकलते हैं। अब क्योंकि ये साइज में इतने ज़्यादा छोटे हैं, तो ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक हवा में ही तैरते रहेंगे, है ना। तो एक जगह से जनरेट हुए भले, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर दूर तक ये फैल जाते हैं। एयर में बहुत दिन तक सस्पेंडेड भी रहेंगे। और हेट्रोजेनस भी होते हैं साइज में, जो जो नेचुरली बनते हैं ये नैनो पार्टिकल्स, उनकी बात कर रहे हैं। हेट्रोजेनस इन द सेंस कि किसी का साइज बड़ा होगा, किसी का साइज छोटा होगा, बट होगा इसी रेंज में, है ना, 10⁻⁻ की रेंज में। तो अब है इफेक्ट्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स ऑन द इन्वायरमेंट। तो नैनो पार्टिकल के इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट होते हैं वो देख लेते हैं एक। तो पहला है हमारा डस्ट क्लाउड फॉर्मेशन। तो जो नैनो पार्टिकल्स हैं हमारे इतनी छोटी उसमें, तो ये क्या होते हैं बेसिकली, कोआगुलेट हो जाते हैं, मतलब कई आपस में मिलके चपक के थोड़ी थोड़ी बड़े बड़े पार्टिकल्स बना लेते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो क्लाउड्स हैं हमारे, उनमें ये पूरी डस्ट भर जाती है, और जिसके कारण डस्ट क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो ये ज़्यादा डेंसर होते हैं, और इनसे जो लाइट है वो भी इजिली पास नहीं हो पाती, है ना। तो ये डिक्रीज कर देते हैं इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। फिर यही जो जो हमारे डस्ट क्लाउड है, यही लार्ज अमाउंट ऑफ जो सूट है और कार्बन, ब्लैक कार्बन है, ये दोनों नैनो पार्टिकल के फॉर्म है। इनको कहाँ डिपॉजिट करती है? हिमालयन ग्लेशियर्स में। तो उससे क्या होता है, उसका एल्बिडो गिर जाता है। सो जो एल्बिडो होता है हमारा, ये किसी भी सरफेस की रिफ्लेक्टिविटी बताता है। तो जितनी ही ज़्यादा एल्बिडो होगी किसी सरफेस की, उतनी ही ज़्यादा वो रिफ्लेक्टिव होगी। तो आपको पता है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं हमारे, वाइट होते हैं, स्नो के होते हैं। तो नेचुरली इनकी रिफ्लेक्टिविटी बहुत हाई होता है, मतलब एल्बिडो इनका हाई होता है। लेकिन अब जैसे जैसे सपोज करिए इसमें डस्ट के पार्टिकल आके गिर गए, तो जो पहले एकदम वाइट स्नो थी उसमें अब वो गंदी हो गई, ब्राउन हो गई, अब ब्लैक कुछ पार्टिकल्स हो गए। तो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हीट अब्जॉर्व करेगी उसी डस्ट पार्टिकल की वजह से, और जो इसकी रिफ्लेक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी। तो ये जो डस्ट क्लाउड्स होते हैं, ये हिमालयन ग्लेशियर्स में भी एक प्रॉब्लम है। और इसी से क्या होता है कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो ज़्यादा ही इंक्रीज फ्रिक्वेंसी में मेल्ट हो रहे हैं, है ना। तो एक पॉल्यूशन की वजह से भी एक जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं। फिर नैनो पार्टिकल्स और हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स का रिलेशन क्या है एनवायरनमेंट में? सो बेसिकली हाइड्रोक्सिल जो रेडिकल्स होते हैं हमारे, ये इनके बारे में खास बात क्या है कि ये डिटर्जेंट ऑफ एटमॉस्फेयर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं ऐसा? क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं इन नेचर। तो उसके कारण होता क्या है कि जब भी कोई भी नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर हो गया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, पॉल्यूटेंट्स हो गए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, तो इनसे ये मिल के बेसिकली तुरंत रिएक्ट करके इनको डिग्रेड कर देता है, या फिर एक स्टेबल फॉर्म में चेंज कर देता है। और इसी के साथ साथ कुछ को तोड़ देता है, डिग्रेड कर देता है। ये डिग्रेडेशन कैसे होता है? फोटोकेमिकल डिग्रेडेशन इसको हम बोलते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, ये रिएक्ट करेगा, और कुछ कुछ जो ये हार्मफुल हमारे वो हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं या फिर और ऑर्गेनिक मैटर हैं, उनको एयर से हटाने में बहुत हेल्प करता है। तो इसकी तो ये जो है हमारा हाइड्रोक्सिल रेडिकल, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द एयर क्वालिटी। ये आपको याद रखना है। तो जो हमारे नैनो पार्टिकल्स हैं ना, ये भी अपने नेचर में बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो ये भी हाइड्रोक्सिल रेडिकल से रिएक्ट करके कुछ और ही बना लेते हैं ना। जिसके कारण होता क्या है कि जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स की संख्या है एटमॉस्फेयर में वो कम होती जाती है ना, रिडक्शन हो रहा है। उसके कारण जो पॉल्यूटेंट स्क्रबिंग कैपेसिटी है, मतलब साफ करने की कैपेसिटी एयर को, वो कम होती जा रही है। अब हम आगे चलते हैं। फिर नैनो पार्टिकल्स और ओजोन लेयर डिप्लेशन का क्या रिलेशन है? तो नैनो पार्टिकल्स जो हैं हमारे, वो जो प्रोडक्शन है फ्री रेडिकल्स की, है ना। फ्री रेडिकल्स क्या क्या होते हैं? एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस विद अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लाइक क्लोरीन, है ना। तो इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकती है नैनो पार्टिकल्स। तो ये इन टर्न क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन को। तो ये भी एक थ्रेट है। अब देखो, नैनो पार्टिकल्स जो ऐसी फील्ड है ना, इसके बारे में अभी रिसर्च बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट होते हैं। तो एग्जैक्टली उतनी अभी स्पेसिफिक रिसर्च आपको हुई नहीं है इसमें कि
कोई श्योर शॉट बता सके कि ये होता ही होता है या नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे कैन लिख के आता है ना, हर जगह, कि ये ऐसा कर सकते हैं या फिर ऐसा एंटिसिपेटेड है इनके थ्रू कि ये ऐसा एक्ट करेंगे। तो ये बातें आपको याद रखनी है। फिर नैनो पार्टिकल्स के इफेक्ट क्या है स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर में। तो जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ट्रोपोस्फेयर में हमारे, वो रिएक्ट किससे करते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से। तो फिर ये दोनों मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और जो हमारे नैनो पार्टिकल्स हैं, ये ऊपर जाते जाते कहाँ चले जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो उससे क्या होता है, जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें एबंडेंस हो जाती है किसकी, वाटर वेपर्स की। तो उसके कारण होता क्या है कि वहाँ पे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वहाँ तो टेम्परेचर तो ठंडा ही है, तो वाटर वेपर ये जमने लगती हैं क्रिस्टलाइन आइस क्रिस्टल के फॉर्म में, है ना। तो उससे होता क्या है कि जो ओजोन लेयर है उसका भी डिस्ट्रक्शन होता है हमारा, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेरिक कूलिंग होने लगती है इन्हीं स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की वजह से। अब हम आगे चलते हैं। यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है, देयर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स that are used by the industry in the manufacture of various products and why they can accumulate in the environment and contaminate water and soil, they can enter the food chain, they can trigger the production of free radicals। तो ये वाला तो अभी हमने देखा ही, ये वाला भी देखा है। और ये फूड चेन भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नैनो पार्टिकल से डेफिनेटली फूड चेन का पार्ट बन सकते हैं। आप अगर सपोज करिए मैं कुछ खाना खाने जा रहा हूँ, हवा में इतने नैनो पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, कोई मेरे खाने के ऊपर गिर जाएगा, वो मेरे पेट में भी जा सकता है, कहीं भी तरीके से जा सकता है। तो उसमें कंट्रोल थोड़ी है हमारा। तो अल्टीमेटली ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। तो हम आगे चलते हैं। अब जो हमारे हिमालय के ग्लेशियर्स है ना, उससे रिलेटेड एक न्यूज़ हमेशा कॉमन रहती है, ब्लैक कार्बन की। बहुत कॉमन टॉपिक है ये, जिसका हम सूट भी बोलते हैं। सो ब्लैक कार्बन बेसिकली कोई भी सॉलिड हो सकता है या एरोसॉल के फॉर्म में हो सकता है। ये शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट है ना, छोटा पॉल्यूटेंट नैनो पार्टिकल की रेंज का। तो ये कैसे रिलीज कैसे होता है ब्लैक कार्बन, इनकम्प्लीट कंबशन से। तो ये आपको याद रखना है कि ब्लैक कार्बन का सोर्स क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन। तो मतलब प्रॉपर जब कंबशन नहीं हो पाता तो उससे जो काला धुआं निकलता है उसी में बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स निकलते हैं ब्लैक कार्बन। तो वो जो काला धुआं इसेंशियली बना इन्हीं का होता है, एक नैनो पार्टिकल्स की पूरी रेंज के छोटे छोटे बहुत सारे ब्लैक कार्बन निकलते हैं। तो रीजनल लेवल पे ये क्लाउडीनेस को भी डिस्टर्ब करता है ब्लैक कार्बन, उसके साथ साथ मानसून रेनफॉल को भी डिस्टर्ब करता है। फिर जो हमारा ब्लैक कार्बन है, ये रोबस्ट एब्जॉर्बर ऑफ सनलाइट है। इसका मतलब बहुत अच्छे से सनलाइट को कैप्चर करता है, और जो हीट है सनलाइट की वजह से उसको भी ये कैप्चर करता है। क्यों एकदम ब्लैक होता है, आपको पता है ब्लैक या डार्कर जो कलर्स होते हैं उनमें हायर टेंडेंसी होती है सनलाइट को एब्जॉर्व करने की। फिर यही जो ब्लैक कार्बन है उड़ते उड़ते कहाँ चला जाता है, हमारे स्नो वाले ग्लेशियर्स में। कोई भी माउंटेन्स है वहाँ चला जाएगा, या ग्लेशियर्स हैं वहाँ चला जाएगा। तो उसमें उनका एल्बिडो तो गिरता ही है ना। साथ साथ में जो हीट ये लोग एब्जॉर्व करते हैं एटमॉस्फियर से या सनलाइट से या सरफेस से, उससे मेल्टिंग ऑफ आइस और स्नो भी बहुत तेज़ हो जाती है। तो ब्लैक कार्बन बेसिकली एसेंशली जो हमारे हिमालयन ग्लेशियर ख़त्म हो रहे हैं बहुत तेज़ी से, उनमें एक वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो इसको आप आंसर राइटिंग के तौर पे याद रख सकते हैं। एक पॉइंट अगर हिमालयन ग्लेशियर्स या रिवर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो वन ऑफ द रीजंस ब्लैक कार्बन भी आपको मेंशन करना चाहिए, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस तो सब मेंशन करेंगे कि इसकी वजह से राइजिंग टेम्परेचर्स हो रहे हैं और हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है। लेकिन ये जो ब्लैक कार्बन्स है और भी जो गैसेस हैं या फिर और भी जो कॉजेज हैं, इनको भी मेंशन करेंगे तो आपका आंसर वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर्स आर राइटिंग, राइट। तो इसको ध्यान में रखना है। फिर जो ब्लैक कार्बन है हमारा वो शॉर्ट लिव्ड होता है ना। तो मतलब कुछ दिन के लिए ही या फिर कुछ वीक्स के लिए ही एटमॉस्फेयर में रहता है। फिर उसके बाद या तो स्नोफॉल के फॉर्म में या रेन के फॉर्म में नीचे आ जाएगा, कहीं बारिश हो रही है तो उससे उसमें मिल के वाटर ड्रॉपलेट के साथ नीचे गिर जाता है। तो इसीलिए ब्लैक कार्बन को कंट्रोल करना भी ईजी है। अगर सपोज करिए कि हम लोग अपने जो इनकम्प्लीट कंबशन में कंट्रोल पा लें तो उसके विद इन वीक्स हमारे ब्लैक कार्बन एलिमिनेट हो सकता है एटमॉस्फेयर से। तो इसके बारे में इफेक्टिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं। फिर इंडिया और चाइना आर द लार्जेस्ट एमिटर्स ऑफ ब्लैक कार्बन इन द वर्ल्ड, तो ये भी एक फैक्ट है। फिर जो हमारे इंडिया का इंडो गंगेटिक प्लेन है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे वाला रीजन कोलकाता तक, है ना। तो ये पूरे रीजन मेजर कंट्रीब्यूटर है किसका, ब्लैक कार्बन के सोर्स का। तो यहाँ पे 20% कहाँ से आ रहा है, बायोफ्यूल से आ रहा है, 40% फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से आ रहा है, और 40% बायोमास बर्निंग से आ रहा है। बायोमास बर्निंग में कोई किसी ने फसल जला दी, किसी किसान ने, किसी लोगों ने साफ सफाई करते हुए पत्ता इकट्ठा किया, पत्ता जला दिया, लकड़ी जला दी, है ना, बायोमास ये सारा। तो ये भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। अब हम आगे चलते हैं। सोचो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनमें पॉल्यूटेंट का प्रेजेंट होना
बेसिकली इनका जब एस्टिमेशन करते हैं तो हम उनके सोर्स के बारे में ईजिली पता कर सकते हैं, स्टडी की जाए अगर प्रॉपर तो उस चीज़ की कि किस सोर्स में कहाँ से आ रहा है, कहाँ से विंड पैटर्न है, मोस्ट प्रोबेबल इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे हैं जहाँ से ये निकल रहा है। तो ये सारे एक आप सोर्स उसके अगर स्टडी की जाए तो निकाला जा सकता है। फिर जो मीन मंथली कॉन्सेंट्रेशन होती है ब्लैक कार्बन की इन इंडिया में, मिनिमम कहाँ मिलती है, अगस्त में, और मैक्सिमम मिलती है मई में। और उसका आप रीज़न समझ सकते हैं, रेनी सीजन है, पानी के साथ ब्लैक कार्बन नीचे गिर जाता है ना, तो इसीलिए लोएस्ट होगी। फिर मई है, ड्राई सीजन है, लू चलती रहती है इंडिया में, तो उससे और ही फैलता होगा पूरे एटमॉस्फेयर में। ये मीन कॉन्सेंट्रेशन भी है। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है ब्राउन कार्बन का, है ना। तो ब्लैक कार्बन तो आपने देख लिया। अब ये ब्राउन कार्बन क्या है? तो जो हमारा ब्लैक कार्बन होता है वो प्राइमरीली किससे रिलीज होता है? हाई टेम्परेचर कंबशन से। जब ये इनकम्प्लीट कंबशन होती है ना, तब ये हाई टेम्परेचर में जो हो रही है तब ये ब्लैक कार्बन निकलता है। लेकिन ब्राउन कार्बन तब निकलता है जब कोई इम्प्योर कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो, है ना। तो कंबशन है लेकिन इम्प्योर है, मतलब उसमें और भी इम्प्योरिटीज़ हैं, नॉर्मली बस नहीं जल रहा है, तो उस केस में ब्राउन कार्बन निकलेगा। इनके सोर्सेज को आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट कुछ तो आइडिया रहे कि क्यों निकलती है। जैसे ब्लैक कार्बन है तो इनकम्प्लीट कंबशन, उसके साथ टर्म आपको याद ही होना चाहिए कि एसोसिएशन आप कर सकें। सिमिलरली अगर ब्राउन कार्बन है तो इम्प्योर कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये भी आपको याद रखना है ना। बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं भी याद रहेगी तो चल जाएगा एटलीस्ट। फिर इसके बाद है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली एक कलरलेस, ओडोरलेस और टेस्टलेस गैस है जो कि हाईली टॉक्सिक होती है ना। तो ये लेस डेंस होती है एयर के मुकाबले, और ये शॉर्ट लिव्ड है एटमॉस्फेयर में। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती कैसे है? जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है ना किसी भी बर्निंग प्रोसेस में, तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है। यूजुअली क्या होता है ना, जब आग लगती है, कहीं पे आग हम लगाते हैं, तो ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन आग लेती है और इससे CO2 निकलता है ना, मेजरली। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उस केस में CO2 नहीं निकलेगा, CO निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। सिमिलरली जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न्स विद ब्लू फ्लेम प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजन उसको नहीं मिला रहता है, अगर ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करेंगे तो ब्लू फ्लेम के साथ जलती है ना। तो इसके बारे में आपको याद क्या रखना है कि इनसफिशिएंट अगर ऑक्सीजन में कहीं भी बर्निंग हो रही है तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। इनसफिशिएंट बर्निंग, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन का मतलब है आप जैसे जैसे आपने घर में हीटर जला दिया, है ना। घरों में आपने सुना होगा विंटर्स में कि कुछ लोगों की डेथ हो जाती है हमेशा, हर हर विंटर में सुनने को मिलते हैं ऐसे एक दो केस कि बंद कमरे में उन्होंने कॉइल वाला हीटर जलाया और उससे सुबह कोई फैमिली वाला मेंबर उठा ही नहीं। इसी गैस को बोलते हैं साइलेंट किलर भी। इसमें बेसिकली होता क्या है, चलिए उसको बाद में बताता हूँ, पहले आगे का देख लेते हैं क्या है, फिर उसको बाद में देखते हैं। तो वर्ल्ड वाइड जो लार्जेस्ट सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड का वो नेचुरल है इन ओरिजिन, है ना। मतलब एंथ्रोपोजेनिक जो रीजन्स हैं या फिर सोर्सेस हैं उससे कहीं ज़्यादा नेचुरली निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं ट्रोपोस्फेयर में, हमारी जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, उसमें सन की किरणें पड़ने के कारण जो रिएक्शंस होती हैं उनकी वजह से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। उसके साथ साथ जो वॉल्केनोज हैं, फॉरेस्ट फायर्स हैं, या फिर और भी फॉर्म ऑफ कंबशंस हैं, वहाँ से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। एंथ्रोपोजेनिक कौन कौन से मेजर कॉज हैं? इंटरनल कंबशन हो गया, इनकम्प्लीट कंबशंस हो गया, फिर आयरन स्मेल्टिंग हो गया। तो इन सब चीज़ों से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। अब हम आगे चलते हैं। तो इसके हेल्थ इफेक्ट में जो बता रहा था अभी इसके पहले, तो साइलेंट किलर इसको क्यों बोला जाता है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्यों बोलते हैं? बेसिकली आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन, है ना। तो ऑक्सीजन का सपोज की करिए एटम है, तो इसको पकड़ के कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन, है ना। तो हीमोग्लोबिन ऐसे ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ के हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचा देता है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये हमारे हीमोग्लोबिन में आके इस जगह में चिपक जाता है, जो ऑक्सीजन वाली जगह थी, तो यहाँ पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड चिपक गया। अब उससे होगा क्या कि हमारी बॉडी में ब्लड तो चल रहा है प्रॉपर, हम सांस भी ले रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन कहीं पहुंच ही नहीं रही है शरीर में। तो यूजुअली क्या होता है, इंसान को आ जाता है चक्कर। सबसे पहली स्टेप यही है कि आप फेंट हो जाओगे। जैसे ही आप फेंट हुए तो आप उठ भी नहीं पाओगे क्योंकि ऑक्सीजन फिर भी नहीं आ रही है। आप फेंट होके कुछ देर बाद डेथ हो जाएगी आपकी। तो इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं, पता भी नहीं चलता लोगों को उनकी डेथ हो गई। जैसे लोग सो रहे हैं हीटर चला के बंद कमरे में, है ना। अब बंद कमरे में आपने हीटर चलाया है, ऑक्सीजन वहाँ रिप्लेनिश नहीं हो रही है, मान लीजिए कॉइल वाला आपका हीटर था, है ना। अब वो बंद कमरे की लेस ऑक्सीजन में हीटर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है,
फिर वो कुछ एक पॉइंट के बाद CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करने लगेगा। और रूम में जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुई, आप सोते सोते फेंट हो जाएंगे, स्लीप में ही फेंट हो जाएंगे, और फिर उसी डेथ, ऑक्सीजन लेस कमी होने के कारण डेथ हो जाएगी। तो इसलिए ये एक साइलेंट किलर की तरह है ना। आई होप समझ गए होंगे आप। फिर इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को तो डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस नहीं मानते, लेकिन इसका और भी रोल होता है, जैसे ग्राउंड ओजोन फॉर्मेशन में। ग्राउंड लेवल ओजोन एक पॉल्यूटेंट है, आपको अगर पता हो तो। उसके साथ साथ जो मीथेन की कॉन्सेंट्रेशन है उसको भी ये एलिवेट कर सकता है। तो मतलब डायरेक्टली तो नहीं है ग्रीन हाउस गैस, बट जो बाकी पॉल्यूटेंट हैं उनकी, उनके सर्वाइवल में या उनके प्रोड्यूस होने में ये हेल्प करता है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये ब्लैक कार्बन आप देख सकते हैं, पूरा वही प्रोसेस फोटो की तरह बताई गई है। यहाँ से निकल रहा है डीजल इंजन की तरह, है ना। ये जंगल की फायर है, यहाँ से निकल रहा है। फिर इंडस्ट्रीज है, यहाँ से निकल रहा है। तो ये ब्लैक कार्बन के टुकड़े जा रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ना चिपक रहे हैं पूरे, है ना। अब ये पहले जो इसकी एल्बिडो हाई थी, अब वो लो हो जाएगी, है ना। यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं आप, मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, तो जो हमारे ग्लेशियर है जल्दी पिघलेंगे। तो ब्लैक कार्बन का ही फोटो था। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली कलरलेस और ओडोरलेस गैस है। एयर से हैवियर होती है। नेचुरल सोर्सेज क्या क्या है इसके, वोल्केनोज हो गए, हॉट स्प्रिंग हो गए, गीजर्स हो गए। और जो हमारी कार्बोनेट रॉक्स है ना, उसमें भी बहुत सारी कैप्चर्ड हैं। तो जब डिजोल्यूशन ऑफ वाटर्स और एसिड होता है तो उससे भी निकल जाती हैं ये पानी में सॉल्यूबल भी होती है। तो ग्राउंड वाटर्स हो गए हमारे, रिवर्स हो गए, लेक्स, आइस कैप्स, ग्लेशियर, सी वाटर, इनमें नेचुरली भी कार्बन डाइऑक्साइड खुली मिलती है। इफेक्ट्स क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्थ में। सो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एसफिक्सियंट गैस है। एसफिक्सिया एक कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जिससे हमें अनकॉन्शियसनेस या डेथ हो जाए। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में हमने देखा था ना, सेम केस वही होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी सेम कंडीशन होती है एस्फिक्सिया की, है ना। तो ये भी एक एस्फिक्सियंट गैस है, मतलब सेम इफेक्ट इसका भी करती है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन इसकी 7% से ज़्यादा हो गई ना किसी रूम में या कहीं पे, तो ये सफोकेशन और ये सब होने लगती है। डिजीनेस, हेड एक हो जाएगा, अनकॉन्शियस नेचर हो जाएगा। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इससे भी खतरनाक क्यों होती है कि उसके केस में पता ही नहीं चलता। सोते सोते आप बेहोश हो गए, या फिर आप किसी रूम में हो, फिर भी नहीं पता लगेगा। उसकी कोई स्मेल नहीं होती, कोई वो नहीं होता कुछ, है ना। तो इसलिए वो और डेंजरस है। फिर इसके बाद इफेक्ट्स क्या है इन्वायरमेंट में। तो आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है ना। तो जो कार्बन बेस्ड फ्यूल्स हैं, जैसे हमारे कोल्स हो गए या फिर और भी कोई फ्यूल है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से कार्बन बेस्ड फ्यूल जलाने की वजह से हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना। फिर ओशन में जो एसिडिफिकेशन है उसके कारण, उसका भी कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही है, क्योंकि वो पानी में डिजॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड बना लेती है ना। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारी ओजोन। तो आपको पता होगा ओजोन कौन से लेयर में मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। तो सबसे पहली लेयर हमारे एटमॉस्फेयर की क्या है, ट्रोपोस्फेयर। फिर इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमेना है हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं, मेजॉरिटी 99% ऑफ देम। और कुछ होते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, बहुत बहुत रेयर वाले। बाकी स्ट्रेटोस्फेयर मेजरली किसी भी जो ये क्लाउड फॉर्मेशन, बारिश, इन सबसे फ्री ही रहती है। तो फ्लाइट भी आप देखोगे तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ती है। जो हमारे यहाँ फ्लाइट रहती है ना, दूर दूर की इंटरनेशनल फ्लाइट हो गई ये। ओजोन हमारी जो लेयर है ये कहाँ मिलती है आपको, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। लेकिन ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। मतलब कहीं पे ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे कम मिलेगा, कहीं पे एकदम ही नहीं है। जैसे पोल्स के पास बहुत कम है ओजोन का। जो होल हमने पढ़ा था वो तो अब छोटा होता जा रहा है, बट इवेंचुअली वही था कि कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही थी कि इतना छोटा हो चुका है, इतनी कम कॉन्सेंट्रेशन है ओजोन की यहाँ पे कि ईजिली यूवी रेस यहाँ से एंटर हो जाती हैं। ये नेचुरली बनता है ओजोन हमारी स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर वाली ओजोन को क्या बोलते हैं, गुड ओजोन बोलते हैं। तो ये इंटरेक्शन बिटवीन O2 एंड यूवी लाइट की वजह से O3 का फॉर्मेशन होता है। फिर ये आपको पता होगा हार्मफुल यूवी रेस हैं जो उसको एब्जॉर्व करती है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जब हमारी ओजोन बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट के तौर पे, है ना। इसके हाईली टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं। तो ग्राउंड लेवल ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कुछ जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर से ही आ जाती है, बहुत छोटा पार्ट। और मेजरली कहाँ से बनती है, ये जो पॉल्यूटेंट है हमारे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, है ना। तो इनसे भी मिलके यहाँ पे फॉर्मेशन होता है इसका ग्राउंड लेवल पे। अब हम आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं वही सारी प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पे ऊपर भी रहती है, नीचे भी रहती है। फिर यहाँ भी हाइड्रोक्सिल रेडिकल के बारे में बताया गया है जो हमने देखा था वहाँ पे। ये आप एक बार इसको देख सकते हैं।
अब हम आगे चलते हैं। फिर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी रिएक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं, आप इसको एक बार रीडिंग कर लेना, बाकी समझाने के पर्पज से कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर ओजोन के हार्मफुल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो पहला है कि जो ओजोन हमारे ग्राउंड लेवल पे है, इसको हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट हम कंसिडर करते हैं। जो स्मॉग हमारा बनता है, उसका ये एक मेन इंग्रेडिएंट है ना। स्मॉग जो शहरों में आपको विंटर्स में देखने को मिलेगा, एकदम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स हो जाते हैं। दिल्ली वैली में बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू बाकी छोटी सिटीज़। फिर ओजोन के कारण जो हमारी आइज़ हैं उनमें जलन होगी, उसके साथ साथ पानी भी निकलेगा आइस में। इसके साथ साथ ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इसको भी वीक करती है टुवर्ड्स कोल्ड्स एंड निमोनिया। फिर जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं हमारे, जिनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ओजोन से, है ना। किसी भी जोन में अगर ओजोन ज़्यादा है ग्राउंड लेवल वाली, तो उनको बहुत ज़्यादा खतरा है। फिर कुछ जो सेंसिटिव वेजिटेशन है, इकोसिस्टम है, उनको भी हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा सकती है ओजोन ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन खासकर। तो किसी भी हॉट सनी डेज में, मतलब अच्छी खासी धूप है जिस दिन, उस दिन ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है ओजोन की। और ये एक शहर से निकल के कहीं दूर दूर तक विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, तो रूरल एरियाज़ में भी ओजोन का प्रॉब्लम हो सकता है, ग्राउंड लेवल ओजोन का प्रॉब्लम, है ना। अब हम आगे चलते हैं। तो ये देख सकते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड ओजोन एंड बैड ओजोन। तो ऊपर वाली जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है वो गुड ओजोन कहलाती है, ये हमको प्रोटेक्ट करती है यूवी रेस से, हार्मफुल यूवी रेस से। और जो बैड है, जो हमारी ग्राउंड लेवल पे बनती है, वो बैड है ना। तो ग्राउंड लेवल ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सनलाइट, इनकी प्रेजेंस में ग्राउंड लेवल ओजोन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ देख सकते हैं आप स्मॉग। अब हम आगे चलते हैं। फिर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन से थे। तो जब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की बात करते हैं, तो हम ये कौन सी वाली ओजोन की बात हो रही है, स्ट्रेटोस्फेयर में जो है हमारी गुड ओजोन जो है, जिनको हम प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, है ना। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ऐसी गैसेस होती हैं ह्यूमन मेड, जो क्लोरीन और ब्रोमीन को रिलीज करती हैं सनलाइट में आके। और यही क्लोरीन और ब्रोमीन के आयन जाके किसको, ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इनकी लिस्ट कौन कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, हेलेंस भी होते हैं। हेलेंस कहाँ यूज किए जाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में। फिर मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, ये कहाँ यूज होता है, फ्यूमिगेंट के रूप में, पेस्ट कंट्रोल, सफोकेटिंग पेस्ट विद पॉइजन। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड कहाँ यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, रेफ्रिजरेंट, क्लीनिंग एजेंट के तौर पे। फिर मिथाइल क्लोरोफॉर्म, सॉल्वेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज इन क्लीनिंग मेटल सर्किट बोर्ड। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इनमें से डेली यूज़ वाली भी है हमारी, है ना। और इनको आपको एक बार याद रखना ही रखना है सबका, कि किसका किस में यूज़ होता है। जैसे हेलेंस किस में यूज़ होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड किस में यूज़ होता है। इस तरीके के यूपीएससी में क्वेश्चंस आ चुके हैं इन द पास्ट, और हो सकता है फ्यूचर में भी आ जाएं। फिर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो मेनली यूज़ की जाती थी पहले, किस में, रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज़ की जाती थी, है ना। उसके साथ साथ फोन जो ब्लोइंग एजेंट है, फोम हमारे जो बनते हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गए, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स हो गए, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग हो गए, एरोसॉल स्प्रे, प्रोपेलेंट हो गए, फ्यूमिगेंट हो गए, तो कई यूज़ में लाई जाती थी। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक एरोसॉल स्प्रे और रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज़ होती थी मेनली। इसको ग्रीन हाउस गैस के तौर पे भी कंसिडर किया जाता था। तो 90s 70s के बाद से जब हमें पता चला कि ओजोन लेयर में होल हो रहा है पोल्स के पास, उसके बाद से जो CFCs थी, इनका जो प्रोडक्शन है हैवी रेगुलेट होने लगा। इंडिया में तो बैन ही है, मोस्टली कंट्रीज़ में बैन मिलेंगी। लेकिन जो ओल्ड अभी भी एसी हैं या सिस्टम है, उनमें अभी भी ये आपको देखने को मिल जाएंगी। अब क्या होता है कि एक बार गैस अगर भर गई किसी उसमें, है ना, किसी जैसे मान लीजिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम है कहीं पे पुराना वाला लगा है, उसमें अगर पुरानी गैस लगी है, तो जब तक वो लीक नहीं करेगी तब तक गैस उससे नहीं निकलती है ना। तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम होंगे आज भी वर्ल्ड में जिनमें ये पुरानी CFCs ही भरी हैं। हालांकि बाकी नए जो सिस्टम्स हैं उनमें यूज़ नहीं की जा रही है। तो इनके रिप्लेसमेंट में कौन सा प्रोडक्ट आया था, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, है ना। तो एक सब्सटीट्यूट की तरह इनको लाया गया था CFCs के। तो ये भी डैमेज तो करती हैं ओजोन को, बट CFCs के कंपैरिजन में कम डैमेज करती हैं, है ना। और ये साथ साथ में ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद है हेलेंस हमारे। तो हेलेंस हेलो कार्बन गैसेस हैं, है ना। तो इनको डेवलप किया गया था फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करने के लिए। हेलेंस इसका नाम क्या क्यों होता है, क्योंकि जो इसमें कार्बन एटम होता है हमारा, वो किसी ना किसी हेलोजन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे कुछ हो सकता है। लेकिन अब इसका भी प्रोडक्शन हमारे मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज में बैन है 1994 से। अब हम आगे चलते हैं। तो यूपीएससी 2011-12 का क्वेश्चन देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आर यूज्ड
इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम्स, इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर्स, इन क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, एज अ प्रेशरिंग एजेंट इन एरोसेल कैन। तो अब सपोज करिए इनमें से आपको ये तीन नहीं पता, आपको एक ही पता है कि मुझे फोर मालूम है कि ये तो होता ही होता है। तो उस केस में देखिए आप इसको तो एलिमिनेट कर ही सकते थे कि फोर नहीं है इसमें तो इसको हटा दो, इसमें आप वन थर्ड के उसमें पहुंच जाते है ना। और फिर यहाँ से गैस वर्क भी आप कर सकते थे, इतने तो रिस्क आपको लेने पड़ते हैं। हालांकि इसका ऑप्शन क्या है, वन थ्री एंड फोर ऑनली, तो प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर में नहीं यूज़ होती CFCs, बाकी इन सब में यूज़ होती थी। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है UPSC 2023 का, कंसीडर द फॉलोइंग एरोसोल, फोम एजेंट, फायर रिटार्डेंट और ल्यूब्रिकेंट्स इन मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स किसमें यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ल्यूब्रिकेंट को छोड़ के इन सब में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे ओनली थ्री आएगा। आप देखिए अब जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं UPSC 2023 और 22 में, तो इनमें एलिमिनेशन करना इस तुक्केबाजी। तुक्केबाजी में क्यों कहता हूँ कि सपोज करिए आपने इन तीन को सही माना होता और इसको आप इसको गलत मानते हैं डिस्पाइट इट बीइंग करेक्ट, तो उस केस में क्या होता, आप आंसर तो सही कर ले जाते लेकिन आपको आंसर भले ना पता होता। तो थोड़ी थोड़ी लक फैक्टर बढ़ता जा रहा है UPSC के एग्जामिनेशन में। अगर यही पैटर्न इस बार भी 2024 में भी चालू रहता है तो उस केस में लक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा कि आपका प्रीलिम्स निकलता है कि नहीं निकलता, क्योंकि नॉलेज हो सकता है आपको एक दो चीज़ के ऊपर हो और हो सकता है किसी और को दूसरी दो चीज़ के ऊपर हो, तो हो सकता है दोनों को इसमें आंसर करेक्ट मिल जाए, है ना। तो ये जो रैंडमनेस है, कह लीजिए रैंडमनेस बढ़ती जा रही है इस एग्ज़ाम को लेके, इस तरीके के जो ऑप्शंस बनते हैं इसमें खासकर जिसको बन रहा है उसका भी गलत हो सकता है, जिसको नहीं बन रहा है उसका भी सही हो सकता है, ऐसे वाले सिचुएशन ज़्यादा आ रहे हैं। अब इसके बाद है हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हम इन्हें बोलते हैं। तो ये कंबशन के द्वारा निकलते हैं बहुत हाई नंबर्स में, और मेनली कहाँ से निकलते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन्स हो गए हमारे गाड़ियों से और कोल बर्निंग पावर प्लांट से, है ना। तो मेन सोर्स इनके यही हैं। फिर नेचुरली भी लाइटनिंग के दौरान निकलते हैं, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजेशन के दौरान निकलते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सिंग जो प्लांट्स हैं हमारे उनके द्वारा भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में ऐड होते हैं। तो जो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जब टेम्परेचर्स हाई होने लगे उस केस में बहुत सारे ऑक्साइड्स बन जाते हैं नाइट्रोजन के, है ना। तो इतने हाई टेम्परेचर्स आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, इंटरनल कंबशन इंजन या पावर स्टेशन बॉयलर में। तो यहीं इसीलिए ये मेजर सोर्स होते हैं, है ना। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कौन कौन से होते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया NO जिसे हम बोलते हैं, फिर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड हो गया, फिर अदर ऑक्साइड क्या है, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन ट्राई टेट्रा ऑक्साइड्स है, डाई नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड्स है। तो बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं। यहीं पे जो हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड्स हैं ये कंट्रीब्यूट किस में करते हैं, ग्लोबल कूलिंग में, है ना। इसको किसके साथ कंफ्यूज आपको नहीं करना चाहिए, नाइट्रस ऑक्साइड्स के साथ। तो ये कूलिंग का काम कर रहे हैं और ये हीटिंग का, है ना। तो ये डिफरेंस है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, डिफरेंस आपको याद रखना है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के हेल्थ में और इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो जो हमारे बायोडीजल का हमने कॉन्सेप्ट लाया है तो उसमें इनका जो एमिशंस है नाइट्रोजन ऑक्साइड का अभी बहुत ज़्यादा हाई है। इसको कम करना ही अभी सबसे बड़ा हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल चैलेंज बना हुआ है ना। तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं हमारे, ये अस्थमा की कंडीशन को एग्रावेट करने के लिए भी जाने जाते हैं। साथ में जो रेस्पिरेटरी हेल्थ इश्यूज हैं उनको भी वर्स कर देते हैं ये। तो एक है जिनको अस्थमा की कंडीशन है उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो गैसेस हैं हमारी वो एसिड रेन में भी कंट्रीब्यूशन अपना देती हैं। सिमिलरली जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये जब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो ये भी फोटोकेमिकल स्मॉग बना लेते हैं, है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। फिर मोनो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर होता है उसके साथ डिजोल्व होकर क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड। तो एसिड रेन का ये भी एक कंपोनेंट है नाइट्रिक एसिड, है ना। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है हमारे, ये ग्लोबल कूलिंग में कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, OH रेडिकल्स बना के। OH रेडिकल्स फिर जाके मीथेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मीथेन आपको पता है बहुत पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर ग्रीन हाउस गैस है। तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो कुल मिला के काउंटर करते हैं किसका इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस का। तो हमारे सेकंड लेक्चर में यही तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।